स्वागत है आपका बड़ी बहस में। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एलएसी के मुद्दे पर संसद में तमाम बयान रखे और जो वक्तव्य उन्होंने वहां पर दिया उसके बाद एक बार फिर से ये बात स्पष्ट हो गई कि भारत, चीन चाहे कितना ही शक्तिशाली और सामर्थ्यशाली देश हो, चीन के सामने न तो घुटने टेकेगा बल्कि अपने देश की 1 इंच जमीन पर भी उसे काबिज नहीं होने देगा। इस बात को लगातार दोहराते दिखे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और सबसे बड़ी खबर जो सामने आई वो ये कि चीन आखिरकार तैयार हो गया है अप्रैल 2020 की स्थिति पर लौटने के लिए, यानी कि चीन की सेना फिंगर 8 से पीछे लौटेगी। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं। रविंद्र सचदेव साहब हैं हमारे साथ, साथ ही साथ प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं, दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप लोगों का। सबसे पहले रविंद्र सर, आपका रुख मैं करूंगी। जिस तरीके से, जिस दृढ़ता के साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ये स्टेटमेंट दिया, विपक्ष को भी जवाब मिल चुका होगा और साथ ही साथ देश को अब ये भरोसा करना होगा कि भारत चीन का मुकाबला करने में न सिर्फ सक्षम है बल्कि आखिरकार अपनी बात मनवा ली है। अप्रैल 2020 की स्थिति में चीन आखिरकार अब पीछे हटने के लिए तैयार हो गया है, उस स्थिति पर वापस लौटने के लिए राजी हो गया है। कैसे देखा जाए इसे? मैं इसको 2 या 3 तरीके से देखता हूँ। पहली बात तो देखिए, जब भी कोई चीज शांति की तरफ बढ़ती है और हमारा देश गिव अप कुछ नहीं करता है तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट है जी। देखिए ना, हमारा जैसे डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, हमारा लैंड का 1 इंच भी नहीं गया है और बॉर्डर पे टेंशंस कम हो रही हैं। जो भी अभी तक था टेंशंस कम हो रही हैं। अब असलियत में चाइना कितना पीछे जाता है वो देखेंगे, बट फिर भी टेंशंस तो कम हो गई ना, और हमारी भी कोई जमीन नहीं गई है। तो इसको मैं बहुत पॉजिटिव और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखता हूँ। परंतु इसके साथ साथ मैं ये भी देखता हूँ कि चाइना इस समय ये कर क्यों रहा है। चाइना तो इसी तरह से अगले महीने, 2 महीने, 6 महीने तक बैठा रहे भारत के पीछे, हमारे से डिस्कशंस करता रहे। चाइना का गेम प्लान इस समय ये है कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन जो नई आई है उसके सामने अपना जरा एक थोड़ा सा सॉफ्ट फेस तो नहीं कहेंगे, बट वो एक तरह से अपनी एनर्जी कंजर्व कर रहा है अमेरिका से ज्यादा डील करने के लिए, राइट। ताकि उसने, देखिए, भारत के साथ उसने जो करना था, चाइना के विचार में जो करना था, उसने काफी कुछ हासिल कर लिया है। जमीन हासिल ना करी हो अगर हम कहें वो बात अलग है, बट उसके अलावा चाइना ने भारत के साथ चीन के ऑब्जेक्टिव्स जिस विचार से वो चला था उसने कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए हैं। तो इस समय चाइना अब रुक गया है। अब वो अपनी एनर्जी ज्यादा अमेरिका के साथ, अमेरिकी नेगोशिएशंस की तरफ लगाएगा। कुल मिलाकर के चीन का जो रुख में ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है उसमें भी उसको इंटरनेशनल लेवल पर फायदा मिलने वाला है, आप ये कहना चाहते हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, यहाँ पर इंटरनेशनल मायने तो बता रहे हैं रविंद्र साहब, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोगों का ये कहना है कि अप्रैल 2020 की जो स्थिति थी वो शायद भारत के लिहाज से उतनी बेहतरीन नहीं थी जितना कि चीन को जब धूल चटाई हमारी सेना ने और जिन पीक्स पर काबिज हो गए थे वो पोजीशन ज्यादा बेहतरीन थी। अब जब भारत सरकार ने चीन के साथ तमाम तरह की बातचीत की और उसके बाद अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर लौटने के लिए हम तैयार हुए, भले ही चीन भी राजी हुआ, तो ऐसे में क्या हमें नुकसान होगा? कुछ लोगों का यह कहना है कि ये तो बेहतर पोजीशन को छोड़ करके पीछे हटने वाली बात है। इसको कैसे देखा जाए? देखिए, सबसे पहली बात है, मैं सचदेवा साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अभी चाइना अपना वेरी नाइस फुट फॉरवर्ड रख रहा है। उसको पता नहीं है कि एग्जैक्टली जो बाइडेन का और स्टैंडिंग कैसी होगी, वो अपना छवि ठीक कर रहा है और ऐसी जगहों से वो निकलने की कोशिश दिखा रहा है जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उससे इस पूरे नैरेटिव में डेप्सांग के बारे में क्या बोला जा रहा है जो कि डोनाल्ड डे गोल्डी के चारों तरफ है, क्या वो डेप्सांग से भी खाली कर रहा है? वो डेप्सांग के पास जब बैठा हुआ है उसको तो प्रॉब्लम आई हुई है डेप्सांग से, और फिर क्या वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम कैलाश हाइट्स और जो साउथ ऑफ पेंगोंग, जो 7 हाइट्स है हमारी, वो सारी की सारी इंक्लूडिंग बैंगलोर गैप, क्या हम वहां से खाली करेंगे? अगर भारत खाली करता है तो भारत नुकसान में रहेगा ये आप याद रखें। 20 अप्रैल की जो पोजीशन है, चाइना घुसा, पहली बात तो चाइना साइचिन से अंदर आया है और साइचिन से अंदर आया है। चाइना को इट शुड गो बैक फर्स्ट टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन। सबकी सबसे बड़ी बात ये है, और यहाँ पे आके वो हमारी एरिया में टैक्टिकल पोजीशन को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा था जिससे हमारा अधिकार है, तो उसकी बात को भूल जाना चाहिए चाइना को।
हमें अपनी टैक्टिकल सिचुएशन को बिल्कुल ईयर मार्क करना चाहिए और चाइना को कहना चाहिए आपका डेप्सांग के बारे में क्या इरादा है। मैडम, डेप्सांग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। काराकोरम हाईवे से 11 किलोमीटर है। मैं 3 बार दोनों पे गोल्डी हुआ आया हूँ, मुझे पता है एग्जैक्टली वो क्या मायने रखती है। हमारे चाइना को डर लग रहा है कि हमारे C-17 डोम मास्टर, C-130 हरकुलिस और फाइटर एयरक्राफ्ट भी वहां पे ऑपरेट करेंगे। और चाइना का 24/7 जो रूट है, 11 किलोमीटर आलमा आटा से लेकर गवादार तक सब खत्म हो जाएगा। चाइना नहीं चाहता जी। तो चाइना पर चतुर गेम खेल रहा है इस समय। जी, तो कुल मिलाकर के देखिए, चीन पर तो कभी भी भरोसा किया ही नहीं जा सकता। चीन जब कुछ कहता है तो उसके भी बहुत सारे मायने होते हैं और हमेशा वो अपना फायदा देखता है। यहाँ पर रविंद्र साहब, जिस तरीके से प्रफुल्ल बख्शी जी भी कह रहे हैं यहाँ पर सीधे तौर पर कि चीन क्या उन जगहों के भी बारे में बात कर रहे हैं जहां पर वो ऑलरेडी काबिज है, जहां को लेकर के सबसे ज्यादा टेंशन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जब बातें कही कि 1 इंच भी जमीन हम लेने नहीं देंगे, तो क्या इसमें हम ये माने कि सिर्फ लद्दाख, गलवान जैसी ही जगहों की हम बात नहीं कर रहे, हम जो अरुणाचल वाला हिस्सा पड़ता है या फिर उसी छोर पर जो दूसरे टेंशन वाले इलाके हैं, हम उसका भी जिक्र कर रहे हैं। और अगर एक मुद्दे पर चीन बातचीत करने के लिए तैयार हो गया है तो हम उस मुद्दे पर भी उसे उन्हीं टर्म्स पर बात करने के लिए राजी करेंगे जिन टर्म्स पर अभी यहां पर यथास्थिति बनाने की बात की जा रही है। पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज ये, जैसा कि खुद प्रफुल्ल बख्शी जी का भी कहना है कि अगर भारत भी उन पोजीशंस को छोड़ करके पीछे हटता है तो हमारे लिए तो नुकसान है इस वक्त। तो क्या हम नुकसान का सौदा करने के लिए तैयार हैं? क्या हमारी स्थिति इतनी कमजोर थी? देखिए, पहली बात, जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हम 1 इंच भी हमारा लैंड नहीं गया है जी, तो वो तो इंप्लाई करता है हमारी बाउंड्री में ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, कहीं भी बात ये नहीं गलवान की या जो आई मीन वेस्टर्न फ्रंट में है या ईस्टर्न या तवांग या अरुणाचल, कहीं पर भी जब वो कह रहे हैं कि हमारा 1 इंच नहीं गया तो मींस कहीं 1 इंच नहीं गया। परंतु इस कहानी में ट्विस्ट है। देखिए, भारत और चीन की बाउंड्री इशू का जो कोर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपके दर्शकों के लिए और हमें खुद समझने के लिए जी, कि बाउंड्री डिफाइंड नहीं है। और जो एक तरह से अगर आप समझे, जैसे एक बेल्ट आप मान लीजिए, एक बेल्ट है जी, मान लीजिए कहीं 2 किलोमीटर, कहीं 3 किलोमीटर, कहीं 5 किलोमीटर, कहीं 500 मीटर, ये इस तरह का एक बेल्ट है पूरे हमारे बाउंड्री में, जहां पर नो मैंस लैंड मान लीजिए, जैसे आप, हम भी कहते हैं हमारा है, वो कहते हैं नहीं हमारा है, तो हम दोनों देश उसको एक तरह का डिस्प्यूटेड या अंडर डिस्कशन मानते हैं, पर उसके पीछे हमारी टेरिटरी हम फिक्स मानते हैं। तो जो हमारी फिक्स टेरिटरी है वो तो है ही, परंतु गेम जो इस समय चल रही है वो चल रही है जो बीच बीच में पोर्शंस हैं, यहाँ पे 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, जो कि ना हमारे हैं ना उनके। कभी हमारे सोल्जर्स वहां पेट्रोलिंग कभी करते हैं, कभी उनके करते हैं। अब इशू जो हुई है, जो हमें नुकसान या जो हमें पुशबैक कर दिया चाइना ने, वो ये कर दिया कि ये जो नो मैंस लैंड था जहां पे हम पेट्रोलिंग करने जाते थे पहले, चाहे हमारी टेरिटरी नहीं है मानो, पेंडिंग सेटलमेंट, राइट, जब सेटलमेंट होगी तब शायद हमारी हो जाएगी, पर आज की तारीख में हमारी टेरिटरी नहीं है। पर फिर भी हमारे सोल्जर्स वहां पेट्रोलिंग करने जाते थे और कई बार चीनी भी आते थे। अब ये हो जाएगा कि उन इलाकों में हमारे सोल्जर्स पेट्रोलिंग बिल्कुल नहीं करेंगे और चीन भी कह रहा है वो भी नहीं करेगा, ठीक है, परंतु इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हमें तो एक कुछ हद तक नेट नुकसान हुआ है। बिल्कुल। हमारे साथ में बने रहिए सर, हमारे साथ में गुलरेज शेख साहब बीजेपी से हैं। गुलरेज साहब, अभी आप सुन रहे थे हमारे दोनों एक्सपर्ट्स को, रविंद्र सचदेव जी भी वही बात कर रहे हैं और तकरीबन प्रफुल्ल बख्शी सर का भी यही कहना है कि अप्रैल 2020 की जो स्थिति है, ठीक है, ये बात समझ में आती है और हम इसकी तारीफ भी करते हैं कि भारत अपने स्टैंड पर कायम है कि 1 इंच जमीन भी किसी को लेने नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद में हम जिन पोजीशंस पर बेहतर तरीके से काबिज हो गए थे, अब उससे पीछे हट रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भारत को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। क्या हमारी स्थिति इतनी कमजोर थी कि हम पीछे हट के अप्रैल 2020 की स्थिति पर पहुंच गए? क्योंकि उसके बाद चीन का तो कभी भी चाल चलन बदल जाता है, चीन पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? नहीं, तो ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चीन का चाल चरित्र बिल्कुल बदल जाता है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन आप ये भी मान के चलिए कि जो जब गृह मंत्री महोदय ने कहा है कि 1 इंच भी भारत भूमि का कोई भी पोर्शन चीन को नहीं दिया गया है, ना ही हम किसी भी तरह से बातचीत में कुछ लूज किए हैं, तो लूज कुछ भी नहीं किए हैं। पहली बात, 1 इंच भारत भूमि का भी नहीं दिया गया है। फिर आपसे एक बात देखी होगी कि अप्रैल 2020 के शब्द पर बार बार एम्फेसिस दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटस क्वो जो एंटाई था उसको वापस से स्थापित
किया जाए, और ये क्यों हुआ है? देखिए, अमेरिका वाला रीजन जो है वो बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ कि जो हमारे फॉरेन एक्सपर्ट रविंद्र जी बोल रहे हैं उसको मैं मानता हूँ, वह भी एक वजह है। लेकिन इसकी दूसरी वजह भी है कि जिस प्रकार का एग्रेसिव स्टैंड जो इंडियन आर्मी ने लिया और भारत सरकार ने लिया लेकिन है गुलरेज कि साहब, हम यही तो मेरा सवाल है कि जब हम एग्रेशन में उन पर हावी हो गए, आज तो एक रिपोर्ट भी आई हुई है ना, जो रशिया की एक एजेंसी है तास, जिसने सीधे तौर पर बताया कि गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी उसमें चीन के 45 सैनिक मारे गए थे। भले ही चीन इस बात को कबूले नहीं, लेकिन अब तो एक फिगर भी सामने आ गई है जो एक रिलायबल न्यूज एजेंसी के जरिए आई है, जिसमें यह बताया गया कि चीन के 45 सैनिक मारे गए, यानी कि हम हर तरीके से चीन से बेहतर स्थिति में थे। उसके बाद उस स्थिति पर लौटना जिसमें चीन को ज्यादा फायदा है, क्योंकि चीन तो अपने द्वारा जितने भी सेट किए हुए पैटर्न्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, उसको खुद ही हमेशा अवहेलना करता रहा है। वो घुस के आया था हमारी जमीन पर, उसके बाद हम उस लोकेशन को छोड़ करके पीछे हट जाएं जहां से हमारी स्थिति मजबूत होती है। क्या ये एक समझबूझ का परिचय होगा? देखिए, 15 जून को जो हुआ था गैलवन में, उसके बाद ही यूएसए टुडे ने 43 कैजुअलिटीज चाइनीज साइड पर हुई, इसका आंकड़ा दिया था। तो यूएसए टुडे जो है वह बहुत प्रतिष्ठित है, बहुत पुरानी एजेंसी है और रशियन एजेंसी से ज्यादा नाम है, तो उस फिगर को आप ज्यादा मान सकते हो। लेकिन आप यहाँ भी ये भी देखिए कि जब दोनों आर्मीज एक तरह से वर्चुअली आई टू आई बॉल खड़ी हुई है, तब कुछ भी हो सकता है, इस चीज को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन फिर हम, आप जब खुद ये मान रहे हैं, गुलरेज जी एक बार फिर से रोक रही हूँ, सॉरी, लेकिन जब आप खुद मान रहे हैं कि चीन के चाल और चरित्र पर तो कभी भी भरोसा किया नहीं जा सकता, ये बात समझ में आती है। उन लोकेशंस को, उन पीक्स को अगर हम छोड़ करके पीछे हट जाते हैं और अप्रैल 2020 की स्थिति में आते हैं, तो इस बात की गारंटी कौन लेगा कि चीन दोबारा से उन इलाकों में घुसने की कोशिश नहीं करेगा? क्योंकि तब तो हमारी सेना भी वहां पेट्रोलिंग नहीं कर पाएगी ना। प्रफुल्ल बख्शी साहब अभी यही तो कह रहे थे कि ऐसा होने के बाद में हमारे सैनिक तो पेट्रोलिंग नहीं कर पाएंगे। देखिए, अभी आप ये गृह मंत्री जी ने सुबह जो एक बात कही थी, अभी बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके ऊपर बात होना है। इसमें यह भी आएगा कि जैसे हमने कैलाश रेंजेस पर जो स्ट्रेटेजिक हाइट्स ली है उसको छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, किस हद तक छोड़ेंगे। फिर आप देखिए कि 3 फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच में भी हमने रिजेस को ऑक्यूपाई कर रखा था। अब उसमें तो हम फिंगर 3 पे जो हमारा परमानेंट स्टेशन है वहां तक हम जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एकदम सब छोड़ देंगे। दूसरी बात, ये बात सच है कि 1962 के बाद से 2020 तक जितना भी गुडविल बना था चाइना के साथ, चाइना ने लूज कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी पूरी तरह से चौकस रहेगी। चीन की किसी बात पे विश्वास नहीं किया जाएगा। इसलिए गृह मंत्री जी ने जब एक बात कही थी तो उसमें भी याद रखिए कि जो विड्रॉल होगा उसमें वेरिफिकेशन किया जाएगा, क्योंकि मत भूलिए कि 15 जून को जो गैलवन में हुआ था, हमारे वीर जवान वेरिफिकेशन करने, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए गए थे और उन पर हमला हुआ था। तो ये बात संसद की पटल पर कही है कि वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो वेरिफिकेशन होने का मतलब ही यह है कि हमको उस पर विश्वास नहीं है, हम हर चीज को देखकर ही करेंगे। चलिए, प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपने सुना गुलरेज शेख साहब को, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वेरीफाई करेंगे और उसके बाद ही हमारी सेना भी वापस लौटेगी। लेकिन जो सवाल मेरे जहन में था, तकरीबन उन पॉइंट्स को आप पहले भी रख चुके हैं, लेकिन क्या हमें नहीं लगता कि हम अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन को, जब चीन पर हम ऑलरेडी हावी होने की स्थिति में थे, उस हालात में ये डिसीजन लेना हमारे लिए तर्कसंगत था? इससे बेहतर डील भी तो हम कर सकते थे, खास करके तब जब चीन अभी अमेरिका को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, तो शायद हम ज्यादा बेहतर तरीके से बार्गेन कर पाते। वैसे तो अभी तो बिल्कुल क्लैरिफाई नहीं हुआ है। चाहे रक्षा मंत्री ने भी ये नहीं कहा है कि हम वेप्सान के, साउथ ऑफ वेप्सान की जो साउथ ऑफ पैंगोंग में जो 7 हाइट्स है हमारी, हम उसको खाली करेंगे, अभी बोला नहीं है। अब ये उसको उस पे छोड़ दिया है, ना ही उन्होंने वेप्सान के बारे में बोला है, ना ही पैंगोंग के बारे में बोला है। तो ये हमारे को पहले वेट करना पड़ेगा, उसमें पूरी नैरेटिव क्लियर होनी पड़ेगी। हम टिप्पणी तो कर सकते हैं, फालतू में टिप्पणी का फायदा पूरा इनपुट ना आए। हम आर वेरी वरीड अबाउट पाकिस्तान, उस जगह को पता चले खाली कर रहा है, फिर बात हमारे कमांडर्स मिलके, आर्मी कमांडर्स मिलके पहले डिसाइड करें कि क्या होना चाहिए। देखिए, और ये जो मीटिंग्स होती हैं, इसमें आर्मी को कमांडर्स को अगर ना लागू किया जाए या मुश्किल किया जाए, उनको ना उसको लाया जाए साथ में, तो
कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहता है। तो हमें ये एब्सोल्युटली क्लियर हो जाना चाहिए और फिर कोर कमांडर्स को आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं इस समय गिव देम फुल अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी उनके ऊपर रखिए। नहीं तो क्या होता है, अरे उसने बोला था, हमने नहीं बोला, हमने बोला था, उसने नहीं बोला, इस बात पे रह जाती है। इसीलिए इस गेम के अंदर अभी कोर कमांडर्स एंड डिप कमांडर्स बैठ के पूरा अपना विवरण दें, प्राइम मिनिस्टर को प्लान बताएं और फिर कहेंगे ये करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और ये प्रधानमंत्री चाहते हैं। यहां तक कि चाइनीज के साथ मीटिंग में भी हमने देखा कि फॉरेन अफेयर्स के मेंबर्स जा रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स जा रही है, आर्मी नहीं जा रही। ये मतलब क्या है? ये सब कुछ बंद हो जाना चाहिए। ये एब्सोल्युटली क्लियर होना, ये गेम बड़ा सीरियस है और मिलिट्री टेरिटरी का गेम है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया के गेम है, इसमें कोई बाकी कोई नेगोशिएशन नहीं काम आ रहे हैं अभी। तो हमें इसका भाई एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। और इसके बाद मैडम हमारे को अपनी अंदर की इंटरनल नीतियों को, डिफेंस मिनिस्ट्री को ठीक करना पड़ेगा। अभी भी गलतियां हैं और कोऑर्डिनेशन बिटवीन पैरामिलिट्री एंड आर्मी में अभी भी चूक है। आज एक सीनियर डायरेक्टर जनरल ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स हमें बोल रहे थे टीवी में कि वो एग्री करते हैं ये गलती हुई है, वो भी एग्री करने लग गए हैं। तो अगर हमको अब बहुत ही सीरियस होना पड़ेगा, ये बातों में नहीं एक दूसरे को टरकाएं, ये बहुत सीरियस नेशनल इंटीग्रिटी का मामला है। बिल्कुल, ये नेशनल इंटीग्रिटी का मामला है। रोबिंद्र सचदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, हम अमेरिका के मुद्दे पर बात कर रहे थे कि चीन फिलहाल वहां पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में फिलहाल वो एक यही संदेश देने का काम करेगा कि वो भी उतना ही गंभीर है इस मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से भारत अपनी बातों को रखता रहा है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं, अब तक जिस दौर की चर्चा की बात हुई वो नवे दौर की कमांडर स्तर की बातचीत हुई, लेकिन इस बातचीत में सिर्फ और सिर्फ LAC जो गलवान या फिर लद्दाख रीजन की तरफ के जो छोर था उसको लेकर के बात हुई। लेकिन अगर विपक्ष की मैं बात करती हूं तो विपक्ष ने कई बार सुदूर अरुणाचल से लेकर के सिक्किम तक में वहां पर क्या हो रहा है, किस तरीके से चाइनीज फोर्सेस द्वारा इंट्रूजन किया जा रहा है, उसके प्रयास किए जा रहे हैं। वहां पर तो दावा यह भी किया जा रहा है लोकल ग्रामीणों द्वारा कि चीन काफी हद तक अंदर आ चुका है, यहां पर अपने कैंप्स लगा रहा है, रोड बना रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये दो तरह की जब बातें सामने आती हैं तो इसको किस तरीके से हमें देखना चाहिए, और साथ ही साथ इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जिस तरीके से डेवलपमेंट सामने आ रही है, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम उतनी ही संजीदगी के साथ में भारत के उस छोर को भी देखेंगे जहां पर अभी अगर रिपोर्ट्स की माने तो काफी हद तक चाइनीज फोर्सेस का इंट्रूजन है और एग्जिस्टेंस में है? नहीं, सर्टनली देखिए ये सारी सिचुएशंस चलती रहेंगी। ये जो गलवान को लेकर के, पंगोंग लेक को लेकर के थोड़ा आगे पीछे होगा, ये तो बहुत छोटा पोर्शन है जो ओवरऑल इशू या प्रॉब्लम है हमारे और चीन के रिश्तों के बीच में जी। पर मैं एक दो बात कहूंगा फिर आगे चलता हूँ। पहली बात तो मैं कहूंगा चलिए ठीक है, इस समय टेंशन थोड़ी कूल हो गई है, चाइना अपना रास्ता अपने फायदे के लिए कर रहा है। हमें इस वक्त को अपने को, जैसे बख्शी साहब भी कह रहे हैं, गुरवेज जी भी कह रहे हैं, हम सब अंडरस्टैंड करते हैं, हमें अपने को जितनी जल्दी, जितनी तेजी से, जितना सक्षम बना सके सक्षम बनाना है। हमें अपने को स्टैंड अप करना है, अपनी इकोनॉमी को, अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी डिफेंस फोर्सेस की रीऑर्गेनाइजेशन या जो भी कुछ है, हमें इस वक्त का वो फायदा उठाना चाहिए जब टेंशन थोड़ी कम हो रखी हो। दूसरी बात, ये चलता रहेगा। देखिए चाइना जो इस समय यहाँ थोड़ा कम कर रहा है, जब चाइना और अमेरिका की आपस में डील्स हो रही है उसमें इंडिया एक छोटा सा फैक्टर है, कोई मतलब है इंपॉर्टेंट, बट चाइना तो ये दिखाएगा ओवरऑल ना कि वो इंडिया का इरिटेंट ज्यादा नहीं आने देना चाहेगा कि अमेरिका के जैसे मानो आज की तारीख में अगर इंडिया और चाइना के बॉर्डर में कुछ हॉट क्लैश हो जाए, गर्मा गर्मी हो जाए, तो ऑब्वियसली वो फिर हेडलाइंस हो जाएंगी और अमेरिका भी पूछेगा। अगर गर्मा गर्मी नहीं है, थोड़ी सी शांति है, थोड़ा चुपा चुपी है, तो ठीक है, वो और इश्यूज को लेके अमेरिका के साथ अपना नेगोशिएशन देखेगा, राइट। तो चाइना वो गेम वहां खेल रहा है ना। जहां तक बात रही कि अलग अलग इलाके हैं हमारी बाउंड्री में, यस, करीब 40 या 45 जगह ऐसी हैं, लोकेशंस हैं जो कि क्लियर कट डिस्प्यूटेड है। वो डिस्प्यूटेड भी छोड़िए, उसके अलावा जो डिस्प्यूटेड ना भी हो, जो जिसको हम, कुछ तो ऐसी है जो हमें पता है, वो भी कहते हैं हमारे, हम भी कहते हैं हमारी है, राइट। उसके अलावा कुछ तो ऐसी है चाइना ने कभी आज तक बात नहीं करी, वो नहीं आकर के नया फ्रंट खोल देते हैं, राइट। जैसे अभी आप बात कर रही हैं अरुणाचल में एक विलेज, उन्होंने एक आउटपोस्ट थी उसके आसपास विलेज बना दी। क्या तो चाइना ये चीजें करता रहेगा। इसका आंसर हमारे पास 2-3 ही है, यही है ऑब्वियसली अपनी
फ्रंट मिलिट्री को एब्सोल्युटली एम्पावर करो। जो उस समय कोई इंसिडेंट हो, लोकल इंसिडेंट हो, उस पे एक्शन में आ जाओ ताकि बाद का बात देखा जाएगा, उसी समय उनको कुछ जवाब दो, लेसन जाएगा चाइना को, राइट। बट हमें अपनी असलियत भी देखनी है बाय द वे, और हमें अपनी रियलिटी को भी समझ के चलना है, और हमें अपनी इकोनॉमी को, अपने देश की ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी को बहुत ही सेंसिटिव रूप से मैनेज करना है। तो हम कोई ऐसा मिस एडवेंचर भी नहीं कर सकते कि ओके ये है तो चलिए हम ये कर देंगे। हमें अपनी और दूसरे अपने दुश्मन की क्षमता दोनों को समझना है और उसके हिसाब से अपना गेम प्लान बनाना है। बिल्कुल, हमारी दूरदृष्टि इस तरह की होनी चाहिए कि हम चीन के गेम प्लान को समझ भी सकें और उसके लिहाज से पहले ही एहतियातन अपनी स्ट्रैटेजी को भी डिजाइन करें ताकि चीन को चित किया जा सके। गुलरेज शेख साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलरेज साहब, एक सवाल और एक चिंता देवसांग को लेकर के प्रफुल्ल बख्शी जी ने कहा था, ये सवाल मैंने पहले भी किया लेकिन इसको हम उस तरीके से चर्चा नहीं कर पाए क्योंकि बाकी तमाम मुद्दों पर आप डिटेल से बताते रहे। देवसांग से लेकर के कैलाश हाइट्स, इसको लेकर के कुछ आज राजनाथ सिंह साहब के जो स्टेटमेंट मैंने सुना उसमें उस तरीके से क्लैरिफिकेशंस नहीं थी, मैं समझ नहीं पाई। अगर आप एलाबोरेट कर पाएं कि क्या इसको भी लेकर के उतनी ही संजीदगी के साथ में चीन से बातचीत हुई है और इसको भी हम उतनी ही जल्दी सॉर्ट आउट कर पाएंगे। हालांकि अभी भी जो लद्दाख में हुआ, गलवान में हुआ, LAC की जो वहाँ पर स्थिति थी उसमें भी 9 महीने से ज़्यादा का अरसा बीत गया, बातचीत तो बहुत राउंड्स की हुई। देखिए, जहाँ तक कैलाश रेंजेस की बात है और डेप्सांग की बात है, मुझे लगता है कि अभी इस पर मेरा बोलना उचित नहीं होगा क्योंकि जब रक्षा मंत्री जी ने सदन के पटल पर ये कहा है कि अभी बहुत सारे कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर चर्चा होना है, तो मुझे लगता है यह भी उसमें से एक लेकिन विषय सर, आज होगा। की डेट में सबसे ज्यादा टेंशन वाले एरिया तो यही रह गए हैं। लेकिन देखिए, आप ये भी मान के चलिए ना कि पहले चाइना भी कल जो चाइना की तरफ से भी जो बयान आया था उनके डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन की तरफ से, वो क्या था कि सिंक्रोनाइज्ड मैनर में दोनों कंट्रीज विड्रॉल करेंगी एक दूसरे के ट्रुप्स का। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये बातचीत ये चल रही है कि आप भी इतना करो, हम भी इतना करें, तो डेफिनेटली उसमें भारत अपना पक्ष देखेगा कि हमारे सामरिक हित काय में जुड़े हैं। इसमें उसकी तरफ से ये नहीं आया कि कौन कहां से हट रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन सिंक्रोनाइज मैनर में होगा प्लस स्टेटस को एंटाई होगा। अब इसमें ये मान के चलिए आप कि जो हमारी भूमि है, जो LAC पर जो चीजें क्लियर हैं और वहां पर हमने बहुत सारी ऐसी जगहें भी हैं जो जिनको पहले हम ऑक्यूपाई नहीं किए थे, स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, लेकिन हमारी ही है, उसको तो छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है, उनको छोड़ने का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन एक बात है कि फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी ऐसी चीज होती है जिसपे यू टेक टाइम कि ठीक है, अगर अभी डीएस्केलेशन हो सकता है और अच्छी तरह से हो रहा है तो इट्स बेटर फॉर बोथ द। चलिए, आप तो इसको बेहतर बता रहे हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि 1 इंच जमीन भी हम किसी को लेने नहीं देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जब संसद में यह बयान आता है तो मन करता है कि इस पर यकीन कर लिया जाए, लेकिन जो हालात हैं, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? प्रफुल्ल बख्शी साहब, ये सवाल मेरा आपसे ही है। देखिए ऐसा है, मैं सारे एरिया को जानता हूँ, मैं दौलत बेसिकली 3 बार जा चुका हूँ, डेप्सांग में गया हूँ, मुझे पता है एग्जैक्टली का गेम क्या है और मैं 1971 से पहले से इस एरिया को देख रहा हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड करिए, कहने की बातें पार्लियामेंट वगैरह में बहुत ठीक है, एवरीथिंग है, मैं सोल्जर हूँ, मुझे तो रियलिटी देखनी है। अभी तो हमारे नैरेटिव में अरुणाचल का नहीं पूछा है, अभी किसी ने कुछ बताया नहीं है कि वो जो गांव बनाया है उसकी सच्चाई क्या है और उसका we have to know everything। सर, सबसे बड़ी बात यह है, आप जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं, यही मेरा सवाल जहन में आ रहा था, उस चीज के बारे में हम ना तो चर्चा करते हैं और अगर कोई इस मुद्दे को उठाता भी है तो हम उसे सीधे तौर पर नकार देते हैं। जब तक हम सच्चाई को सही तौर पर एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तब तक उसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? और जब कहते हैं कि सैटेलाइट पिक्चर, अरे अपने एरिया में सैटेलाइट पिक्चर की क्या जरूरत है? एक हेलीकॉप्टर या जैगुआर एयरक्राफ्ट को भेजो, लो लेवल फोटो ले आएगा आधे घंटे के अंदर। तो क्या कितनी प्रॉब्लम है? आपका ग्राउंड पेट्रोल चला जा सकता है, 3 दिन में फोटो लेके आ जाएगा। ये ऐसी बात नहीं है, हमको इसकी टोटल रियलिटी पता होनी चाहिए। देखिए, ये कहना कि कोविड के कारण हम चूक गए, गलवान में चूक गए, इधर चूक गए, कारगिल में चूक गए, चंडीगढ़ में फंसना पड़ा, ये सारी की सारी जो हमको सारी स्थिति है इसके ऊपर बहुत गौर करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन की बड़ी कमी है और इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। अब क्यों है, क्या है,
क्यों कम्युनिकेशन गैप है मिलिट्री कमांडर्स और पॉलिटिकल लीडरशिप में, कुछ बात है जो हमारे को इस के लिए बातें कर रही है आपको बताने के लिए। पर हमको अब ये बात खुल गई है, आपके साथ बात हो रही है, तो इसका टोटली क्लियर नैरेटिव में लाना चाहिए कि हमारे हित में ये सब कुछ है। बिल्कुल। इसको चर्चा पे लाया जाए और इसके ऊपर बात की जाए और नोट किया जाए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ साउथ पेंगोंग लेक को कह के और फिंगर 4 से फिंगर 8 तक की बात करके नहीं बात हो सकती। हमको बहुत चीजें उसकी बात करनी है। मैं मानता हूँ रक्षा मंत्री ने कहा है कि सम इंपॉर्टेंट थिंग्स आर लेफ्ट, वी विल डील विद देम। वेल, तो हमें तब तक टिप्पणी नहीं देनी चाहिए और वेट करना चाहिए कि रक्षा मंत्री क्या करते हैं। पर अपने जो जितने हमारे पोस्चर है, डिफेंसिव पोस्चर और ऑफेंसिव पोस्चर, वो बरकरार रखने चाहिए। अटैक हेलीकॉप्टर्स एंड फाइटर नोटिस कि कभी कुछ हो सकता है। इस समय हमें इस बात नहीं चूकना कि गलवान में से घुस रहे हैं, 1.5 महीने में हमारे सामने आते रहे और हम चुप बैठे रहे। ये अब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रोबिंद्र सचदेव साहब, आप प्रफुल्ल बख्शी सर को सुन रहे थे, सीधे तौर पर इन्होंने जो बातें कही वो मैं समझ सकती हूँ क्योंकि वो भावना से जुड़ा हुआ है। ये सवाल अब मेरा उन सैनिकों के बिहाफ पर है जो लोग लगातार मशक्कत करने के बाद उन पीक्स पर काबिज हो पाए जहां पर कभी चीन का कब्जा होता था, लेकिन चीन की सेना को खदेड़ करके हम लोग काबिज हुए, बेहतर पोजीशन में पहुंचे और स्ट्रैटेजिकली भी चीन को यह समझ आ चुका था कि इसके बाद भारतीय सेना को शायद पछाड़ पाना उनकी बस की बात नहीं होगी। शायद यही वजह है कि चीन जो लगातार हिंसात्मक परिचय दे रहा था उसको भी मजबूरन शांति का परिचय देना पड़ा और बिल्कुल चुप रहा, बातचीत के लिए तैयार हुआ। अब जब हम ये फैसला लें कि हम पीछे हटेंगे तो उन सैनिकों का मनोबल कमजोर नहीं होगा। और साथ ही साथ मेरा एक सवाल ये भी है कि चीन को मात देने के लिए क्या सिर्फ यही एक तरीका था? हम चीन को आखिर क्यों नहीं दूसरे फ्रंट्स पर भी मात देते हैं, क्योंकि चीन सबसे बड़ा बाजार तो भारत में ही ढूंढता है। रोबिंद्र सर की हमारे पास आवाज़ नहीं आ पा रही है, उनके पास दोबारा रुक करेंगे। यहाँ पर गुलरेज जी, ये सवाल जो मैंने रोबिंद्र सर से पूछा, ये सवाल आपसे भी है। एक भारतीय होने के नाते भी मुझे लगता है कि ये सवाल मुझे पूछना चाहिए, क्योंकि हमारे जो सैनिक इतनी विषम परिस्थितियों में भी जा करके वहाँ पर ड्यूटी निभाते हैं और इतनी बहादुरी का परिचय दे करके चीन की सेना को खदेड़ करके उन पीक्स पर काबिज होते हैं। अब हम ये फैसला ले रहे हैं कि हमें पीछे हटना होगा। ये मनोबल कम करने का काम नहीं करेगा? रविंद्र जी के पास एक बार कोशिश करते हैं। सर, मेरा सवाल आपसे था, आपने सवाल सुना है, मनोबल को लेकर के मेरा सवाल था और साथ ही साथ मैं ये जानना चाहती थी कि क्या कोई और स्ट्रैटेजी नहीं है इस चीन को, जिस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, उसे दूसरे फ्रंट्स पर भी कमजोर किया जाए ताकि भारत, जहां पर इतना बड़ा बाजार वो खोज के बैठा हुआ है, वो भी उसे धूल चटा सके? दो तीन बहुत अलग अलग क्वेश्चंस है। पहली बात, मनोबल की बात मैं समझ सकता हूं, बट ऑन द अदर हैंड मैं ये कहूंगा, देखिए जो सोल्जर्स होते हैं, जो मिलिट्री फोर्सेस होती है, बहुत प्रोफेशनल होते हैं। वो समझते हैं कंट्री के हित में क्या है, प्रोफेशनलिज्म के हित में क्या करना है, आगे जाना है, पीछे जाना है। सो उसका मनोबल का होगा, बट आई डोंट वरी ऑन दैट मोर। दूसरी बात, जो हमने स्ट्रेटेजिक हाइट्स ऑक्यूपाई करी है, देखिए तो बहुत ही छोटे एरिया में है, कुछ इलाके में है। ये थोड़ी है कि हमने पूरे के पूरे बॉर्डर में स्ट्रेटेजिक हाइट्स ऑक्यूपाई कर ली है। तीसरी बात, और इनका भी जो वकेट करना है ये अभी नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप होगा। अभी तो टैंक्स पीछे जा रहे हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स एंड टैंक्स पीछे जा रहे हैं। फिर जो टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स है वो रिड्यूस करेंगे दोनों पार्टीज सिंक्रोनाइज वे में। फिर तीसरी स्टेप में जाकर के जो स्ट्रेटेजिक हाइट्स पर अगर हम जहां हम हमारे सोल्जर्स हैं जो ऑक्यूपाई करिए, उनको विड्रॉ करने का आएगा। तो जैसे भी जनरल बख्शी भी कह रहे थे, इन चीजों में टाइम लगेगा। तो चाइना का बिहेवियर देखिए वैसे करेंगे, परंतु फिर से बात यही कि ये जो हमने एडवांटेज हाइट्स ऑक्यूपाई करी हुई हैं, ये तो एक सेक्टर की है ना, एक सेक्टर में है कुछ। इस तरह से तो हमारा चाइना के साथ 3,500 4,000 देखिए
हम कहते हैं 3,500 बॉर्डर है, चाइना कहते हैं 4,300 किलोमीटर बॉर्डर है। अभी तो यही चीज सेटल नहीं हुई, तो अलग। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ ट्रेड, कुछ तो होगा, परंतु इतना आसान नहीं होगा। रियलिस्टिक सिचुएशन ये है, चाइना की इकोनॉमी बहुत इंटरलिंक्ड है दुनिया भर में। आप देख लीजिए, 1 साल हो गया है, ट्रंप साहब ने पिछले साल मार्च में कहा था कि चाइना से सब अपनी फैक्ट्रीज निकालो। कितनी फैक्ट्रीज निकली हैं चाइना से, और कितनी फैक्ट्रीज भारत आई, या वियतनाम गई, या इंडोनेशिया गई। ये ठीक है, धीरे धीरे कुछ लोग कंपनीज चेंज करना शुरू करेंगी, सरकारें चेंज करना शुरू करेंगी, परंतु चाइना फिर खेल जाएगा। तो इतनी जल्दी चाइना के बाजार को हर्ट नहीं होगा जो हम सोचते हैं कि, और हमारा पोर्शन कितना है चाइना के ट्रेड में। ठीक है, हम जितना कर सके हर्ट उसको करें, उसके इकोनॉमिक बेनिफिट को हम नेगेट करें, पर हमारा प्रोपोर्शन क्या है, और दूसरी बात वो करते हुए क्या हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। चलिए, तो हमें भी कुल मिलाकर के सर, समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन कुल मिलाकर के इस चर्चा का लबोलबाव यही है कि चीन पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं किसी बेहतर नतीजे तक पहुंचना है। ऐसे में भारत सरकार अपने संयम का परिचय देते हुए चीन को इस बात पर तो राजी कर चुकी है कि वो पीछे हटें, और उसके बाद स्ट्रैटेजिकली तरीके से भारतीय सेना भी पीछे हटेगी और अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर पहुंचेंगे। बड़ी बहस में आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े। प्रफुल्ल बख्शी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र सचदेव सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गुलरेज शेख साहब, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए चलते रहिए समय के साथ। सहारा। प्रणाम।